हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो जो समितियां बनी हैं, उन समितियों ने अपने सुझाव क्या क्या दिए हैं, उन समितियों का क्रम क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। जो समितियां बनी हैं उनका क्रम पूछ लेता है, या तो उन समितियों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए हैं ये पूछ लेता है, या तो इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चाहे यूपीपीसीएस का 2020 का पेपर हो, चाहे 21 का पेपर हो, उसमें क्रम या तो इससे रिलेटेड जो सुझाव है वो जरूर पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको समझते हुए इसको सारी चीज़ें जितने भी इसमें है फैक्ट्स वगैरह वो सारे देख लेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में किस किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध में आर्थिक, प्रशासनिक इस प्रकार के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों में जो नियंत्रण होता है वो जो है कभी कभी केंद्र सरकार उस पर ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इन्हीं संबंधों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इसीलिए समय समय पर समितियों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध किस तरह संतुलित रहे, इसी को बताने के लिए समय समय पर समितियों की नियुक्ति की गई, ताकि वो अपने सुझाव दें जिससे केंद्र राज्य संबंध जो उनके आर्थिक और प्रशासनिक संबंध है वो संतुलित रहे। ठीक है, अब जैसे कहाँ कहाँ पे संबंध बिगड़ते हैं, जैसे प्रशासनिक चीज़ों में देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो अधिकार रहता है किसके पास रहता है? केंद्र के पास, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और केंद्र के सलाह पे ही करता है वो। दूसरा, राष्ट्रपति शासन जब लगाता है तो भी वो कैबिनेट के ही सलाह पे लगाता है, तो वहाँ पे भी केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आईएएस की जो नियुक्ति करता है वो भी केंद्र ही अपने उनको सेलेक्ट करता है और इनके हिसाब से वो भेजे जाते हैं राज्य पे। उसके अलावा जब आपातकाल उपबंध आ जाते हैं तब भी पूरी शक्ति का किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास। क्योंकि हमारा जो संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो संघीय किया गया है, तो लोग राज्य को लगता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा जो भारत का जो संस्कृति रही है वो काफ़ी विविधतापूर्ण रही है, इसलिए एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत केंद्र भी चाहिए। तो समय समय पर जब भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, हमेशा तो आपातकाल लगता नहीं है। आपातकाल कब लगता है? जैसे मतलब जब गंभीर स्थिति आ जाती है तभी आपातकाल लगाया जाता है। जब देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता खतरे में रहती है तब आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थितियों के लिए मजबूत केंद्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो हमें मेन समझना है इसमें कौन कौन सी समितियों ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। ये तो आपका एक ओवरव्यू था। ये जब हम लोग पढ़ेंगे मेंस के लिए केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब सारी चीज़ों को देख लेंगे कि कब हमारा संविधान जो है एकीकरण के तरफ झुक जाता है और कब संघीय रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, समितियाँ देखते हैं कौन कौन सी समितियाँ हैं। सबसे पहले जो समिति बनी वो MC सीतलवाड़ समिति बनी। ये कब से कब बनी? 1966 से 69 तक में बनी थी। 1966 को बनी थी, 1969 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि राज्यों को जो है थोड़ा शक्ति जो है ज़्यादा मिल जाए। मतलब संविधान में बिना संशोधन किए हुए राज्यों को थोड़ा अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाए, इसका जो कहना था। तो पहली जो समिति बनी वो क्या बनी? MC सीतलवाड़। 1966 से 69 तक के बीच में, 1969 में अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट की और इसने बताया कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को थोड़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान किया जाए। हमारा जो भारत की संस्कृति है वो देखेंगे कि बाहर से लोग आते गए हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने खुद अपने आप को भारत की संस्कृति में ढाल लिया है। जैसे एक गाना है, मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मतलब जो हमारी मेन चीज़ है वो अभी भी हिंदुस्तानी बनी हुई है, और जो हमारे आने वाली चीज़ों जो डिफरेंट संस्कृतियाँ थी उनसे जो अच्छी चीज़ें थी उसको आत्मसात भी किया है, लेकिन अब अपनी मूल संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस संस्कृति की अछूतता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारे संविधान, जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, वो जान रहे थे कि भविष्य में ऐसी चीज़ें आएंगी कि केंद्र और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भारत की एकता और अखंडता हो सकता है टूट जाए या तो खतरे में पड़ जाए। तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रावधान कर दिया था कि जब ऐसी स्थिति आए तो एक मजबूत केंद्र रहे। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक मजबूत केंद्र का जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। एक और चीज किसी कवि ने कहा कि काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब बाहर से लोग आते गए
और धीरे धीरे इंडिया से जुड़ते गए और एक इंडिया जो है पूरे अपने रूप में आता गया। ठीक है, तो मैं पहली जो समिति थी वो क्या थी, एमसी सीतलवाड़, जिसका निर्माण कब से कब तक 1966 से 69 तक के बीच है। इसमें और कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट थी नहीं, बस यही है कि इसने अपना सुझाव दिया था कि जो आपका संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। दूसरी समिति कौन सी है, इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने अपनी समिति का निर्माण किया। उसकी समिति का क्या नाम था, राजमन्नार समिति। दूसरी समिति जो है कब बनी, 1969। 2 सदस्य इसमें और थे, एक लक्ष्मण मुदलियार थे, दूसरे चंद्रा रेड्डी। इस समिति ने क्या कहा, राजमन्नार समिति ने 3 सुझाव दिए। एक तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान में 3 प्रकार के विषय दिए हैं, एक संघ सूची के विषय, एक राज्य सूची के विषय और तीसरा समवर्ती सूची के विषय। इसके अलावा जो विषय बच जाते हैं उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। तो राजमन्नार समिति में यही कहा गया कि अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाए या उन पे जो है कानून बनाने की शक्ति राज्य को दे दी जाए, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए ताकि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। तीसरा क्या था कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, आईएएस वगैरह, इनको समाप्त कर दिया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद, याद रखिएगा अभी क्वेश्चन पूछा था 2022 के पीसीएस में कि अंतर्राज्यीय परिषद का किस समिति के सुझाव पे बनाया गया था। तो सबसे पहले राजमन्नार समिति ने कहा तो था इसके बारे में, बट उसका निर्माण कब हुआ था, सरकारिया आयोग के सुझाव पे उसका हुआ था निर्माण। ठीक है, कहा इसने था, लेकिन जब सरकारी आयोग ने सुझाव दिया, चूंकि वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई समिति थी, उसके सुझाव पे ही हमारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो दूसरा 2 सदस्य कौन थे, लक्ष्मण मुदलियार और चंद्रा रेड्डी। इनके सुझाव क्या कहते हैं कि एक तो वो जो अवशिष्ट विषय उनको समाप्त कर दिए जाए या तो राज्यों को दे दिए जाए, पहला अवशिष्ट विषय समाप्त। दूसरा क्या कर दिया जाए, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। सी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, ये 3 चीजें इन्होंने बताई थी। चूंकि ये कोई केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई समिति नहीं थी, इसलिए इस पे अंतर्राज्यीय परिषद का जो इसका सुझाव था इस पे ध्यान न देके जब सरकारी आयोग ने उस पर संस्तुति की थी तो वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बनाया गया था। एग्जाम में याद रखिएगा कि सरकारी आयोग के सुझाव पे ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो दूसरी समिति कौन सी थी, राजमन्नार समिति। क्रम याद रखिएगा, पहली सीतलवाड़ हो गई, दूसरी राजमन्नार हो गई, तीसरी कौन सी है। इसी बीच अलग अलग सरकारों ने, जैसे तमिलनाडु का था उसी समय पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा कि भैया हमें जो है राज्यों को थोड़ा ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए। उसी समय अकाली दल का सरकार थी पंजाब में, उन्होंने आनंदपुर साहब प्रस्ताव पेश किया 1977 में। इसने अकाली दल ने आनंदपुर साहब प्रस्ताव पेश किया कि उसमें भी यही कहा गया कि राज्यों में को जो है स्वायत्तता नहीं दी जा रही है, आप जो है राज्यों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दीजिए। जब इस प्रकार के प्रस्ताव आना चालू हुए तब केंद्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया। तो तीसरा आपका अगर आ जाएगा तो आनंदपुर साहब प्रस्ताव मानना है जो कि 1977 में आया था। चौथा जो हमारा है सरकारिया आयोग जो कि 1983 में आया था। याद रखिएगा 1983 में इसका गठन हुआ था, 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पूरा नाम क्या था, रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, रणजीत सरकारिया। 2 सदस्य इसमें और थे, एक थे शिवरमन और दूसरे थे एस सेन। इसी की जो है रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस एग्जाम वगैरह में लिखने में भी
काम देगा। हो सकता है पूछ ले कि केंद्र राज्य संबंध के जो सरकारी आयोग का गठन हुआ था उसने कौन कौन से सुझाव दिए थे, तो आपको जानना बहुत जरूरी है किसने कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो सरकारी आयोग पहले तो जान लीजिए 1983 में गठन हुआ था, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2 सदस्य इसमें और थे, शिवरमन थे और SN सेन थे। SN सेन याद रखिएगा, ये आपकी जो है प्री के लिए काम देगा। अब इसने सुझाव कौन कौन से दिए थे वही हमें जानना है। पहला तो इन्होंने सिरे से नकार दिया कि संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है। जो हमारा संविधान एज इट इज रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है। पहला, संविधान में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। अब बचता क्या है, वही जो 2-3 प्रकार के जो संबंध हैं आपके केंद्र और राज्य के बीच में, जैसे शैक्षिक का संबंध हो गया, आपका आर्थिक संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया। इसी को किसी और कितने और अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसी पे इनका जो है सारा फोकस था। तो पहला जो प्रशासनिक संबंध में मैंने बताया कि राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन को बताया गया कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी राज्यों में जो है, अगर केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकार है, पहले अभी भी ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है, अभी उत्तराखंड में ऐसा हुआ था, कई जगह ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी राजनीतिक द्वेषवश वहां पे से अपना जो है राष्ट्रपति शासन की संस्तुति दे दी जाती है। तो जो केंद्र राज्य संबंध रहता है वो काफी तनावपूर्ण हो जाता है। इसी को जो है बैलेंस करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प हो। जब ऐसी स्थितियां बन जाए कि हाँ अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाए। तीसरा जो क्या था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपका केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति हो वो 5 साल के लिए हो, ताकि राज्यपाल के मन में ये डर न रहे कि उनका कभी भी स्थानांतरण हो जाएगा और वो जो इस डर से अच्छे तरीके से काम ना करें। तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल की भी जो नियुक्ति हो वो 5 साल तक के लिए हो, उससे पहले उनका स्थानांतरण न हो। चौथी चीज क्या थी कि केंद्रों के पास ये शक्ति रहे कि वो जो है सशस्त्र सेना बल को कभी भी कहीं किसी राज्य में स्थापित कर सकें। क्या होता है कि राज्य जो है कभी कभी मना कर देता है। अभी जैसे पंजाब में हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा विपरीत स्थितियाँ बन गई है, खालिस्तानी मांग करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विद्रोह वगैरह हो रहा है। तो इस समय जो है केंद्र के पास इन तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कभी कभी फेल हो जाता है, तो केंद्र के पास ये शक्ति रहे कि वो वहाँ पे सशस्त्र बल को तैनात करके इन सब स्थितियों से निपट सके। तो चौथा क्या था, सशस्त्र सेना बल की तैनाती। और क्या है, आपका राष्ट्रपति शासन हो गया। अब क्या बचता है आपका आर्थिक क्षेत्र में, क्या था उस समय योजना आयोग था जब ये था, तो योजना आयोग को और स्वतंत्र बनाया जाए। जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, राष्ट्रीय विकास परिषद को। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस उसने समिति ने ये सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदल के राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद कर दिया जाए। तो आपका जो है यही सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद कर दिया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसने कहा था कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह भी शामिल हो। अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्या होता है, इसकी बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसका गठन करता है। इसकी बैठकें होती रहती है जिसमें आपस में समन्वय होता है, विभिन्न मुद्दों पर जो है राज्य अपने जो रहते हैं विचार आदान प्रदान करते हैं और जो भी इनका विवाद रहता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और चीजें क्या है इसमें, जो त्रिभाषा फार्मूला है, अभी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है नई 2020 वाली, उसमें भी त्रिभाषा फार्मूला पर जोर दिया गया है। तो त्रिभाषा फार्मूला को पूरी तरीके से लागू किया जाए।
ठीक है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके स्थानांतरण से पूर्व उनसे जो है परामर्श लिया जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से पूर्व उनसे परामर्श किया जाए। तो इस तरीके जो सुझाव किसने दिया था? सरकारी आयोग ने। त्रिभाषा फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभाषा फॉर्मूला में ऐसा नहीं कि अभी नया नया आया था, जब से हमारा जो है सरकार भारत का जो है स्वतंत्र हुआ है तब से ही त्रिभाषा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसी समय से समितियां बन रही हैं, लोग अपना अपना सुझाव देते जा रहे हैं। जैसे 1948 में राधा कृष्णन आयोग बना था, उसने भी त्रिभाषा के बारे में बताया। फिर लक्ष्मण मुदलियार समिति बनी थी, उन्होंने भी द्विभाषा बताया, त्रिभाषा, इस तरीके से कई समितियां बनती गई और उन्होंने अपना त्रिभाषा को लेकर अपने जो है सुझाव देते गए हैं। त्रिभाषा का मतलब क्या है कि जैसे जितने भी राज्य हैं उसमें 3 तरह की भाषाओं की पढ़ाई की जाएगी। पहली तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसकी की जाए। और भारत कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, या तो हिंदी राज्य है या तो गैर हिंदी राज्य है। यदि हिंदी राज्य है तो वहाँ पे जो द्वितीय भाषा होगी वो क्या होगी? एक बार इसको समझ लेते हैं। त्रिभाषा में पहली भाषा तो क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा क्या है? यदि हिंदी राज्य है तो या तो वहां अंग्रेजी होगी दूसरी भाषा, या तो कोई आधुनिक भारतीय भाषा। और यदि वो गैर हिंदी है तो क्या होगी? हिंदी होगी या तो आधुनिक भारतीय भाषा। इस तरीके से जो है बांटा गया है कि त्रिभाषा में कौन, मतलब एक तो आपकी जो है जो वहाँ की बेसिक क्षेत्रीय भाषा उसकी पढ़ाई की जाए, या तो फिर हिंदी की, अगर हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ तो अंग्रेजी पढ़ाई जाए, और तीसरा क्या है, या तो जैसे हिंदी भाषी राज्य है तो तीसरी भाषा वहाँ पे दक्षिण भारतीय पढ़ाई जाए, और वही अगर दक्षिण भारतीय राज्य है तो वहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए, ताकि जो भाषा का जो अंतर है विभिन्न राज्यों के बीच में जो बना हुआ है उसको समाप्त किया जा सके। यही त्रिभाषा का मेन फॉर्मूला है कि दक्षिण भारत में हिंदी पढ़ाई जाए और हिंदी भाषी राज्यों में कोई आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे दक्षिण भारतीय भाषा पढ़ा के आपस में जो है वो जो उनके बीच में जो एक गैप बना हुआ उसको समाप्त किया जाए। लेकिन इसका विरोध कौन से कर रहे हैं? दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु वगैरह। तमिलनाडु ने अपने वो यही कहता है कि हम हिंदी क्यों पढ़ाएं, हमारी जो भाषा है उसने 2 भाषा फॉर्मूला को अपनाया हुआ है। एक तो वो तमिल पढ़ाता है, दूसरा अंग्रेजी पढ़ाता है, क्योंकि उसको मानता है कि अगर ग्लोबल में हमें संपर्क बनाना है तो अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है, हिंदी को हम क्यों पढ़ाएं, वो हिंदी को मान्यता नहीं देना चाहता है। ठीक है, इसी बात को लेके हिंदी भाषी राज्य और गैर भाषी राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, और इसी चीज को लेके जो त्रिभाषा जो सूत्र है उसको भी लागू करने में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ये तो सरकारी आयोग के सुझाव थे। लास्ट जो हमारा आयोग कौन सा है? पुंछी आयोग। इसका गठन कब हुआ? 2007 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2010 में। नाम क्या था? मदन मोहन पुंछी। और सदस्य कौन थे? विनोद दुग्गल, धीरेन्द्र, माधव मेनन। ठीक है, लास्ट हमारा आयोग कौन सा था? पुंछी आयोग। 2007 में बना था, 2010 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसके सदस्य कौन कौन से थे आपके? विनोद दुग्गल, धीरेन्द्र और आपके लास्ट वाला माधव मेनन। तो हमारा जो क्रम है वो यही याद रखिएगा। सबसे पहले एमसीसी तलवाड़ जो है समिति बनी थी, उसके बाद जो है राजमन्नार समिति बनी थी, उसके बाद सरकारी आयोग बना था, और लास्ट में पुंछी आयोग। फिर से याद कर लीजिए, सरकारी आयोग के पहले क्या था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी आयोग। वो आयोग तो है नहीं, वो प्रस्ताव जस्ट था जिसने पंजाब सरकार ने अपना दिया था कि जो राज्य सरकार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान किया जाए। तो क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा है आपका? एमसीसी तलवाड़ समिति 1966 से 69 के बीच में। दूसरी जो समिति है वो राजमन्नार समिति है 1969 में। तीसरी जो है क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1977 में है। चौथा सरकारी आयोग 1983 में बना, 1987 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लास्ट जो है पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी थे, उनके जो है अध्यक्ष थे। उन्होंने 2007 में वो समिति बनी और 2010 में अपने उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके सदस्य कौन कौन थे आपके? एक विनोद दुग्गल हो गए, धीरेन्द्र हो गए और
मेनन जो थे वो हो गए। ठीक है, ये आपका जो क्रम है, और रिपोर्ट भी मैंने बता दी कौन कौन सी प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट कौन सा है, अंतर्राज्यीय परिषद का सुझाव किसने दिया था, तो सरकारी आयोग ने दिया था। मेन जो आयोग था वो सरकारी आयोग ही था जिसने बहुत सारे सुझाव दिए, जिसपे कुछ ने सरकार ने अमल किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।